Hi student, good morning. I hope that you will be fine these days. तो गाइस आइए चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गाइस कि के कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए अब इस वीडियो में देखते हैं कि जो है कि आपका एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, अर्थात किन किन शब्दों के साथ और किस स्थिति में एल आपका साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिए एल साइलेंट होता है तो एल के चार रूल बनते हैं। चार स्थितियों में एल जो है आपका साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे पहला रूल क्या होता है कि एल के बाद एम आए तो एल साइलेंट होता है, एम साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे होता है PALM, ठीक है, पाम। पाम मीन्स क्या होता है गाइस? हथेली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एल के यहाँ तुरंत बाद क्या आया है? एम आया है। तो जब एल के बाद एम आए तो एल आपका साइलेंट होता है। तो एल यहाँ पर आपका साइलेंट हो गया। PAM का उच्चारण पाम किया जाएगा। ऐसे ही CALM, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं गाइस? तो इसको काम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एल के बाद क्या आया है? एम आया है। तो एल यहाँ पर आपका साइलेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे ALMS, ठीक है गाइस, इसको पढ़ते हैं आर्म्स। क्या पढ़ते हैं गाइस? आर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ एल के तुरंत बाद क्या आया है? एम आया है। तो अब एल यहाँ पर आपका साइलेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं गाइस। जैसे कहा जाए BALM, ठीक है गाइस, इसको पढ़ते हैं बाम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एल के तुरंत बाद एम आया है तो एल आपका क्या हो गया? साइलेंट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एल के बाद एम आता है तो अक्सर प्रायः एल जो है आपका साइलेंट होता है। और इन एग्जाम्पलों में आप देख रहे हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद इसका दूसरा रूल आता है। तो इसका दूसरा रूल क्या होता है उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका दूसरा रूल क्या होता है, समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि एल के बाद एफ हो तो एल के तुरंत बाद, कह लीजिए एल के तुरंत बाद एफ हो तो एल साइलेंट होता है। एल साइलेंट होता है, अर्थात एल का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे बोल दिया जाए एज, जैसे में। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए HALF, ठीक है गाइस, तो इसको क्या पढ़ते हैं? तो हम हाफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ एल के तुरंत बाद क्या आया है? एफ आया है। तो यहाँ पर एल आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगले एग्जांपल से समझते हैं गाइस। जैसे कह दिया जाए कॉफ, CALF, तो यहाँ एल के तुरंत बाद आपका क्या आया है? एफ आया है। तो इसलिए यहाँ पर एल आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। और इसके बाद का उच्चारण काफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से एल के तुरंत बाद एफ दिया हो तो एल प्राय वहां पर साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, तो ये तो रहा आपका दूसरा नियम। आइए देखते हैं तीसरे नियम में कि जो है कि एल अब कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा नियम क्या होता है। तो तीसरा नियम इसका ये होता है कि एल के तुरंत बाद के हो तो एल साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, एल के तुरंत बाद के हो तो एल साइलेंट होता है, अर्थात एल का उच्चारण नहीं किया जाता है। समझिएगा। जैसे कह दिया जाएगा इस, समझिएगा, जैसे कहा जाए टाक,
टॉक मीन्स क्या होता है गाइस, इसको पढ़ते हैं टॉक, और टॉक मीन्स होता है बात करना। तो एल के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है, के आया है, अतः एल का उच्चारण नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कहा जाए वाक, WALK, ठीक है, इसको पढ़ा क्या जाता है, वाक पढ़ा जाता है, समझिएगा। तो अब यहाँ पर भी एल के तुरंत बाद आपका क्या आ गया है, के आ गया है, अतः यहाँ पर एल को साइलेंट माना जाएगा और इसके बाद का उच्चारण वाक पढ़ा जाएगा, समझिएगा। ठीक है। ऐसे ही CHALK, ठीक है गाइस, इसको क्या पढ़ा जाता है, तो इसको चाक पढ़ा जाता है। तो एल के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया आपका, के आया है। तो जब एल के तुरंत बाद के आए तो उस स्थिति में एल का उच्चारण नहीं किया जाता है, अर्थात एल साइलेंट हो जाता है। तो ये CHALK को क्या पढ़ा जाएगा, चाक पढ़ा जाएगा। तो ये रहा तीसरा नियम आपका गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा नियम आपका हो गया एल के साइलेंट होने का। ठीक है, इसका एक और नियम आता है, क्या आता है तो उसको जानते हैं। ठीक है, समझिए गाइस, जैसे एल के तुरंत बाद, चौथा नियम है गाइस कि एल के तुरंत बाद डी दिया हो तो, डी दिया हो तो एल का उच्चारण नहीं किया जाता है, एल का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखा जाए, जैसे कह दिया जाए, जैसे में देखते हैं गाइस, ठीक है, जैसे में होता है WOULD, ठीक है गाइस, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको वुड पढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो एल के तुरंत बाद यहाँ पर आपका क्या आया है, तो डी आया है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर एल आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट, और इसके बाद का उच्चारण को वुड पढ़ा जाएगा, समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं गाइस। जैसे मान लीजिए कर दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल SHOULD, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, तो इसको आपका शुद्ध पढ़ा जाता है। तो एल के बाद यहाँ पर क्या आपका आया है, डी आया, तो यहाँ पर एल आपका साइलेंट हो जाएगा और इसके बाद का उच्चारण शुद्ध पढ़ा जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, COULD, इसको क्या देखिए, तो यहाँ एल के तुरंत बाद क्या आया है, डी आया है, तो इसका भी उच्चारण एल यहाँ पर साइलेंट हो गया और इसके बाद का उच्चारण कुड किया जाएगा, समझिएगा। तो ये तो रहा आपका 4 नियम जो है जहां पर एल साइलेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा एन साइलेंट, अर्थात उसमें हम लोग ये देखेंगे कि एन कहां पर आपका साइलेंट होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि व्हेन इज एन साइलेंट, अर्थात एन कब जो है साइलेंट होता है, यानी कब एन का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये पॉइंट्स, ये रूल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा जाता है कि समंदों की गहराइयों का हुनर पेड़ की दरख्तों से सीखा जा सकता है, क्योंकि अगर पेड़ के जड़ में चोट लगे तो पूरी टहनियाँ सूख जाया करती है। ठीक, ऐसे ही रिश्तों को इस कदर इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर जड़ में चोट लगे तो पूरी टहनियाँ जैसे सूख जाती है, ऐसे ही मेन मुद्दे पे कष्ट हो तो पूरी सारी चीज़ों, सभी दोस्त मित्र सभी लोगों को प्रभावित हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है गाइस की, जो मनुष्य का शरीर होता है मेरे भाई, मनुष्य के शरीर में 70% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, और 30% आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है गाइस, समझिएगा। फिर भी कहीं पर चोट लगती है, इसके बावजूद भी यदि कहीं चोट लगती है हमें आपको, तो वो जो है कि वहां पर आपका पानी नहीं निकलता है गाइस, वहां पर आपका क्या निकलता है, ब्लड ही निकलता है गाइस। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रकृति का रूल है, क्या खूब किसी ने बनाया है। और देखिए, मनुष्य का हृदय खून से भरा होने के बावजूद भी जब हृदय को चोट लगती है तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं। आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू, अर्थात पानी ही निकलता है गाइस, समझिएगा इस पॉइंट को। कहने का मतलब है ये है कि हे मालिक, जब मैंने आईना साफ किया, ध्यान दीजिएगा, हे मालिक जब आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैंने खुद के अंदर से मैं को साफ किया तो उसमें तू नजर आया। ठीक है गाइस, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं
इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है, अर्थात प्रोनाउन लगाया कैसे जाता है और प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने उस वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन के कुल मिला के जो है कि 9 भेद होते हैं और 9 भेदों को भी लिखकर हमने बता दिया था। तो आइए अब इस वीडियो में देखते हैं कि 9 भेद कौन कौन है और उनकी परिभाषा क्या है, उनके बारे में परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, उसको समझते हुए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आता है गाइस पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है गाइस, ध्यान दीजिएगा, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिए गाइस, जैसे कहा जाए आई एम सिंगिंग, इसका अर्थ हो जाएगा मैं गा रहा हूँ। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो मैं गा रहा हूँ, तो गाने का वाला कौन है, व्यक्ति है कि वस्तु है, तो व्यक्ति है आपका। मैं का मतलब वस्तु तो गा नहीं सकता है, कहने का मतलब कह रहा है कि आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, तो गाने वाला कौन है, मैं है। ठीक है, तो मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है, व्यक्ति के लिए किया गया। अतः आपका आई शब्द यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहा जाए कि ही इज रनिंग, ठीक है, वह दौड़ रहा है, समझिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वह दौड़ रहा है, तो दौड़ने वाला यहाँ पर कौन है, व्यक्ति है कि वस्तु है, तो व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ही शब्द का प्रयोग यहाँ व्यक्ति के लिए किया गया है, अतः ही शब्द का यहाँ पर क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कहा जाए कि वी आर बेदिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वी आर बेदिंग, हम स्नान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्नान करने वाले कौन है, तो यहाँ पर स्नान करने वाले व्यक्ति हैं। हम स्नान कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ, कौन स्नान कर रहा है, व्यक्ति या वस्तु, ऐसा तो है नहीं, कौन स्नान कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है। तो इसका मतलब कि वी अर्थात हम शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है, और जब यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है तो यही आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कह दे जाए इट इज ए बुक, ठीक है, यह एक किताब है। ठीक है, तो यह एक किताब है, तो यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो व्यक्ति वस्तु के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, वस्तु के लिए। तो उस यह की अंग्रेजी क्या है, इट है, तो इसका मतलब कि इट का प्रयोग यहाँ वस्तु के लिए किया गया है, अतः ये इट आपका क्या कहलाएगा, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो कहने का मतलब कि आई हो गया, यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पे वी हो गया, यहाँ पे इट हो गया। तो क्रमशः इन प्रोनाउनों का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया गया है, अतः ये चारों प्रोनाउन आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस,
तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, समझिएगा। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, देखिएगा। उपरोक्त प्रोनाउन के प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। 3 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है, ध्यान दीजिए गाइस, फर्स्ट पर्सन। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, समझिएगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है गाइस, समझिएगा, सेकेंड पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है गाइस थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है गाइस। तो कुल मिला के पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। पहला हो गया फर्स्ट पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष, दूसरा हो गया सेकेंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष, ठीक है। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, इसकी डिफिनीशन ये होती है कि बोलने वाला, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसी को कहा जा रहा है कि बोलने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करता है वही आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि स्वयं बोल रहा हूँ ना, तो अपने लिए मैं कहना चाहूँ, स्वयं के लिए कहना चाहूँ तो क्या कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या कहूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो बोल रहा है तो बोलने वाला वक्ता इस समय मैं हूँ, ठीक है। तो अपने लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा हूँ? मैं का। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। तो यही आई आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। गाइस, मान लो कि आप लोग बैठ के क्लास में पढ़ रहे हो तो आप सभी लोग अपने लिए अगर किसी शब्द का प्रयोग करना चाहोगे तो क्या कहोगे? तो आप लोग अपने लिए क्या कहोगे? तो हम शब्द का प्रयोग करो, कहोगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे हम लोग बैठे हुए हैं। तो उस हम या हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है गाइस? वी होती है। तो वी, ये आई और ये वी दोनों ही आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है गाइस। तब इसमें भी केस हो जाती है कि ये फर्स्ट पर्सन का है तो ये सब्जेक्टिव केस है, फिर ऑब्जेक्टिव केस है, फिर पोसेसिव केस है, क्योंकि केसें भी कई प्रकार की होती है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो आप लोग को केस के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी केस होती है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और बेल को आई दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस मतलब लिंक को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं बाबू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सेकंड पर्सन की हिंदी क्या होती है बाबू? तो होती है मध्यम पुरुष, ठीक है। तो अब मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनीशन ये होती है कि हम अपनी बात जिस व्यक्ति वस्तु से करते हैं, तो वस्तु से तो करते नहीं है, अक्सर हम किसे करते हैं? व्यक्ति से ही करते हैं, सजीव से ही करते हैं। तो हम अपनी बात जिस व्यक्ति से करते हैं और उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वही हमारा सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है गाइस। तो मैं अपनी बात किससे कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? बोलो बोलो। हाँ, तो मैं अपनी बात आप लोगों से कह रहा हूं। तो मैंने आप लोगों की संख्या के लिए किसका प्रयोग किया? आप शब्द का प्रयोग किया। आप लोग, आप कहा, चाहे आप लोग कहा, तुम कहा या फिर तुम लोग कहा, ठीक है। तो आप या आप लोग, तुम या तुम लोग का प्रयोग मैं कर रहा हूं। तो यही आप लोग या तुम लोग की अंग्रेजी क्या होती है गाइस? यू होती है। तो यही यू आपका सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। इसके बाद एक और कहते हैं, जैसे एक वचन का कोई नाउन होता है, कहता है अबे तू क्या खा रहा है, अबे तू क्या कर रहा है, अबे तू यहाँ आ, अबे तू क्या कर रहा है आजकल। तो तू शब्द का प्रयोग करते हैं और उस तू शब्द की मीनिंग होती है दाऊ। क्या होती है गाइस? दाऊ होती है। तो ये दाऊ भी सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो ध्यान से इसकी परिभाषा सुन लीजिए। थर्ड पर्सन, इसकी हिंदी क्या होती है गाइस? तो इसकी हिंदी होती है अन्य पुरुष। इसकी हिंदी क्या होती है? अन्य पुरुष, ठीक है।
तो देखिए अब थर्ड पर्सन की बहुपरिभाषा क्या होती है, तो हम जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं और उसके लिए हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कहा जाए यार राहुल बहुत अच्छा लड़का था, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता था और अपना होमवर्क अच्छा से करता था, राहुल माँ बाप का सम्मान करता था, राहुल अध्यापकों की आज्ञा का पालन भी करता था। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस, तो राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने बताया था प्रोनाउन लगाने के नियम में कि कैसे लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर प्रोनाउन लगाना चाहेंगे तो राहुल के किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो ही का प्रयोग करेंगे, अतः ही आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। वैसे ही गाइस कहा जाए श्रुति बहुत अच्छी बच्ची है, श्रुति अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने में अब हमेशा लगातार लगी रहती है। श्रुति माँ बाप का जो है सम्मान करती है, श्रुति अध्यापकों की सेवा करती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस, तो हम श्रुति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब श्रुति के लिए यदि हम प्रोनाउन लगाना चाहें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं। अतः ये सी आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही ध्यान दीजिए, कहा जाए कि कक्षा 10 के लड़के बहुत अच्छे थे, कक्षा 10 के लड़के प्रतिदिन स्कूल आया करते थे, कक्षा 10 के लड़के जो है कि स्कूल के सभी नियमों का पालन करते थे। तो अब यहाँ पर बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, तो कक्षा 10 के लड़कों के बारे में कर रहे हैं। तो कक्षा 10 के लड़कों की संख्या कितनी है, तो कक्षा 10 के लड़कों की संख्या जो है आपकी एक से अधिक है। तो जो यहाँ पर एक से अधिक नाउन हो गए तो उनके लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, आप दे का करेंगे। तो दे भी आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही बाबू कहा जाए कि वह किताब बहुत अच्छी थी, उस किताब में एक एक चीज बहुत कायदे से लिखा था, उस किताब के कई पेज थे, उस किताब के पन्ने अच्छे थे, उस किताब की जो है लिखावट बहुत ही सहज आसान और सुंदर थी। तो उस या वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इट हो जाएगी। अतः ये इट भी आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चार्ट सीखने को मिलेगा। एक चार्ट होता है जिसका कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में काफी उपयोगिता होती है और वो काफी आपका महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं और एक नज़र चार्ट को बना लेते हैं, क्योंकि आगे चल के जो भी मैं एक्टिव पैसिव या नरेशन पढ़ाऊंगा या फिर आपको टेंस बताया सिखाया जाएगा तो उसमें इस चार्ट की बहुत ही जरूरत पड़ेगी गाइस। ठीक है, तो उस थोड़ा सा उस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं और वो चार्ट आपका सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का ही होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। पर्सन, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो बोर्ड मेरा छोटा है गाइस, इस बात को मैं समझ रहा हूँ भली भांति। अब देखता हूँ धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो कम नहीं है गाइस। जिंदगी में कभी किसी चीज की पूर्णता नहीं होने वाली गाइस, हमेशा कुछ ना कुछ मानव के साथ अधूरा बना रहता है। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ध्यान देना, कहीं भी जिंदगी किसी भी मोड़ पे आप सोच रहे हो कि आज हमको ये समस्या है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास जो है फीस नहीं जमा है, हमको ये समस्या, हमारे पास ड्रेस नहीं है गाइस, तो जिंदगी में कभी किसी की पूर्णता नहीं होती है। अगर किसी को साइकिल नहीं तो किसी की फीस ही नहीं जमा है, किसी के पास ड्रेस ही नहीं है, तो किसी की कोई समस्या है, तो कुल मिला के इंसान की कभी भी पूर्णता नहीं होती है। और ये समझ लो कि इंसान को जब आदर्श परिस्थिति मिल जाती है तो इंसान कभी कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखो कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें वो कम नहीं है। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उस चीज को ध्यान देते हुए चलते हैं और लिखते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया गाइस फर्स्ट पर्सन, समझिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गाइस सेकेंड पर्सन, समझिएगा। ये आपका हो गया थर्ड, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन, समझिएगा गाइस। ठीक है, ये थर्ड पर्सन हो गया। अब इसमें दो कॉलम बना लीजिए गाइस, सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है, इसमें दो कॉलम कर लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है, इसमें दो कॉलम आपके बन जाएंगे, एक सिंगुलर का बनेगा और दूसरा प्लूरल का। इधर हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ध्यान दीजिएगा गाइस, सब्जेक्टिव
केस, समझिएगा, ठीक है। ये दूसरा कॉलम में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, समझिएगा गाइस, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा पोसेसिव केस, पोसेसिव केस समझने की कोशिश कीजिए गाइस, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए सिंगुलर, ठीक है गाइस, ये सिंगुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। ऐसे ही इसमें ये सिंगुलर हो गया गाइस, समझिएगा, और ये आपका क्या हो गया गाइस, तो ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, तो सिंगुलर हो गया गाइस, और ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा गाइस। अब देखिए, आइए आगे चलते हैं। तो जब आगे चलेंगे तो पहले नंबर पे आपका कौन प्रोनाउन आता है, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं और वो कैसे लगता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में अंतर्गत आता कौन कौन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका आता है आई और वी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आई आपका सिंगुलर होता है और वी आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। और ये दोनों केस कौन सी हैं, तो ये दोनों सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। किस पर्सन के अंतर्गत आता है, तो ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, यहाँ से एरो से मैंने शो कर दिया। अब आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी होती है और वी की ऑब्जेक्टिव केस अस होती है गाइस, ठीक है। अब आई की पोसेसिव केस क्या होती है, तो आई की पोसेसिव केस माई होती है और वी की पोसेसिव केस आवर होती है गाइस, ठीक है। सेकंड पर्सन में आ जाइए, तो सेकंड पर्सन में आपका सिंगुलर में यू भी आता है और दाऊ आता है, ठीक है। और यही सेम जो है प्लूरल में भी यू ही आता है और प्लूरल में दाऊ ही आता है, ठीक है। तो ये कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, तो अब ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोलने वाला अगर एक व्यक्ति के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया तो वहां पर यू एक वचन हो जाएगा, और एक से अधिक लोगों के लिए यू का प्रयोग किया गया है तो वहां पर वो बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही दाऊ भी होता है, जैसे तू कहेंगे तो एक वचन हो गया, तू लोग कहेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होती है, केस होती है, तो यू का यू ही होती है और इसमें भी यू का यू ही होती है, लेकिन दाऊ की ऑब्जेक्टिव केस गाइस दी होती है, क्या होती है, दी होती है, ठीक है, समझिएगा। ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाओ और भैया दिखने में तो प्रॉब्लम करोगे, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब इसकी पोसेसिव केस क्या होती है, तो यू की पोसेसिव केस होती है योर और दाऊ की पोसेसिव केस होती है दाई। ऐसे भी यू का पोसेसिव केस यहाँ भी योर हो जाएगी और दाऊ का पोसेसिव केस दाई हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है, तो ही आता है, इसके बाद सी आता है और इसके बाद आपका इट आता है, ठीक है। बहुवचन में कौन आता है, तो आपका दे आता है, ठीक है। तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है, सी की ऑब्जेक्टिव केस हर होती है और इट की ऑब्जेक्टिव केस इटी होती है। दे की ऑब्जेक्टिव केस गाइस देम हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हिम की पोसेसिव केस क्या होती है, तो हिम की पोसेसिव केस सीज होती है, सी की पोसेसिव केस हर ही होती है और इट की पोसेसिव केस गाइस इट्स होती है और दे की पोसेसिव केस गाइस देयर होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो एक नजर रहा। अब इसको पहले समझ लीजिए, याद कैसे करना है आपको, इसको कैसे याद रखना है। तो याद रखने का तरीका है कि पहली बात कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता कौन कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में दो कॉलम बना है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में वी आता है। तो अब ये दोनों केस कौन सी है, बोलो बोलो, तो बाबू ये दोनों केस कौन सी है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी के ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आई की पोसेसिव केस क्या होता है, तो माई होता है और वी की पोसेसिव केस आवर होता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन में कौन आता है, तो सेकंड पर्सन में यू और दाऊ आता है। तो दोनों ही सिंगुलर प्लूरल के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही होती है और दाऊ की ऑब्जेक्टिव केस दी होती है, ठीक है। यू की पोसेसिव केस यूर होती है और दाऊ की पोसेसिव केस दाई होती है। दाऊ मतलब होता है तू, दी मतलब तुझे, दाई मतलब तेरा, ठीक है गाइस। अब देखिए थर्ड पर्सन में आ जाइए, तो थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है, लेकिन इसमें सिंगुलर कौन होता है और प्लूरल कौन होता है, तो ही सी इट सिंगुलर होता है और दे आपका प्लूरल होता है। ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, तो हिम होती है, सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हर होती है, इट की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, इट ही होती है, लेकिन दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, देम होती है। ही की पोसेसिव केस सीज होती है, सी की पोसेसिव केस हर होती है और इट की पोसेसिव केस इट्स होती है और दे की पोसेसिव केस देयर होती है। तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए गाइस, ये तो एक नज़र चर्चा हो गई हम लोग का।
ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ये तो रहा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा तो इसके बाद आप लोग का आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद गाइस आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है गाइस। लेकिन उससे पहले कुछ सुन लीजिए गाइस कि इस कहने का मतलब क्या है गाइस। तो देखो गाइस, ईश्वर के सामने इंसान का मन का झुकना बहुत जरूरी होता है। मात्र सिर के झुकने से कोई चीज घटित होने वाली नहीं है। ईश्वर जो है इंसान को उसकी नीयत से पहचानता है, बल्कि ये दुनिया इंसान के दिखावे से इंसान को पहचानती है, लेकिन इंसान को ईश्वर उसकी नीयत से पहचानता है। अतः हमेशा ईश्वर के आगे अपने सुर को झुकाओ और ईश्वर की नजरों में अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया को चलाने वाला सिर्फ कौन है? एक अकेला गॉड है ऊपर बैठा, जो पूरी दुनिया को क्रिएट करता है। नहीं तो मानव के बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़े बड़े कोई परमाणु बम, कोई हाइड्रोजन बम, कोई एटम बम बना के रखा था। सबको अपने अपने परमाणु, हाइड्रोजन और एटम बम पे नाच था, लेकिन एक छोटा सा कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस पूरी दुनिया में खलबली मचा के रख दिया। और सबका एटम बम, हाइड्रोजन बम रखा का रखा ही रह गया गाइस। इसलिए हमेशा ईश्वर में भरोसा करो गाइस, गलत करने से बचो और हमेशा अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला कोई है और एक दिन इंसान को उसके कर्मों का हिसाब जरूर ही हो जाता है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है कि एन कहाँ साइलेंट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो है कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए चलते हैं और बाय।